नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशनरों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 DA और मेडिकल पर गोवा के अंदर 24 को बड़ी बैठक होने वाली है। तो इस बैठक से हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल आ सकती है, इस बैठक को लेकर क्या चर्चा है, इस बैठक को लेकर क्या बड़ी खबर है, किस तरीके से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA के साथ मेडिकल को लेकर बैठक होगी, क्या क्या इस बैठक के अंदर एजेंडा रहने वाला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं आप सभी के लिए बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर नोटा, CBT मीटिंग और EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ाई तो सभी पेंशनर्स अपनी फैमिली के साथ नोटा पर वोटिंग जो है वो करने वाले हैं। तो यहां पर जो है आप सभी के लिए विधानसभा चुनाव में EPS 95 पेंशन के मुद्दे को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे और साथ ही आप सभी को बताएंगे कि उच्च पेंशन पर EPS 95 हायर पेंशन देने की ढिलाई और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। सेफी का श्रम मंत्री को बड़ा पत्र यहां पर इसके बाबत में निकल कर आ चुका है। तो इसकी बात करेंगे और अंत में 27 राज्यों में पेंशनर्स जो है वो संगठित 7,500 प्लस DA के संग 15,000 पेंशन की आवाज को लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो आखिरकार 27 राज्यों के पेंशनर्स किस तरीके से संगठित हुए हैं, इनको लेकर आप सभी की 15,000 रुपए तक की पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देते हैं। EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA और मेडिकल पर गोवा में 24 को बड़ी बैठक। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन जारी है। EPS 95 आंदोलन का सोशल मीडिया पर रफ्तार पकड़ चुके हैं, साथ ही जमीन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है और हर पेंशन भोगी कुछ न कुछ भड़ास निकाल रही हैं। यहाँ पर जो है सभी EPS 95 सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों के लिए जानकारी दी है कि EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA और मेडिकल पर गोवा में बैठक है। इसे कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष EPS 95 NSC गोवा की कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसमें संबोधित करने वाले हैं। 24 नवंबर के दिन रविवार को जय संतोषी माता मंदिर न्यू वडेज में वास्कोडी गामा गोवा में सभा है और EPS 95 कार्यरत कर्मचारियों और यहाँ पर जो है पेंशनरों से अनुरोध किया गया है कि वे बड़ी संख्या में परिवार और दोस्तों के साथ बैठक में भाग लें। अपनी वृद्धावस्था पेंशन लाभों के बारे में जानने का अवसर यहाँ पर है। पेंशन भोगियों को श्री उन्नत कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है, यानी हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन या फिर सम्मान नहीं कर रही है। अब जैसे ही स्थिति में उनके रवैये के अनुसार है, वह शायद भारत संघ के राष्ट्रपति की बात नहीं सुनती, इसलिए ऐसी मीटिंग के लिए अपना समय बर्बाद करने का क्या फायदा है। अगर हमें कुछ राहत चाहिए तो हमें अपनी वर्तमान सरकार को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तमाम तरीके के जो बयानात हैं वो पेंशन धारक बता रही हैं, लेकिन इस बीच हम सभी के लिए बड़ी खबर यही है कि 7,500 प्लस DA के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर आप सभी के लिए 24 नवंबर को गोवा के अंदर बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत जो है अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो है पेंशनर्स और उनके परिवारजनों से अपील की गई है कि वो इस यहाँ पर सभा के अंदर भाग लें और EPS पेंशनर्स की मांग को मजबूत करने की कड़ी में एक और आगे कदम उठाएं। वहीं दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। नोटा, CBT मीटिंग और EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो पेंशनर्स अपनी फैमिली के साथ साथ नोटा पर वोटिंग करेंगे। इसको लेकर बड़ी खबर है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का मामला तूल पकड़ा हुआ है। एक बार फिर से चुनाव में सबक सिखाने का दम पेंशन भोगी भर रहे हैं। EPS 95 पेंशन भोगियों का कहना है कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाइए। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए नोटा का प्रयोग किया जाए। अब देखना यह है कि इसकी अपील कितने लोगों तक अमल करती है या फिर नहीं करती है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो सभी पेंशनर्स को अपने फैमिली के साथ वोटिंग करेंगे, लेकिन नोटा का वो
उपयोग करेंगे, अपने नजदीकी मित्र को भी समझाएंगे और उनको भी नोटा का उपयोग करने को बोलेंगे ताकि अपनी ताकत सरकार को जो है वो मालूम पड़ सके। पेंशन भोगी मूर्ति सुब्रमण्यम कहते हैं कि हम कभी भी नई पेंशन के संशोधन के बारे में नहीं सोचते हैं। खासतौर पर 2014 सितंबर से सेवानिवृत्त होने वाले केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। सत्यनारायण हेगड़े ने सीबीटी पर कहा कि बैठक केवल टाइम पास काम करने के लिए होती है। चाय कॉफी और बिस्कुट और काजू के साथ और पारिवारिक मामलों का आदान प्रदान एक मीटिंग पॉइंट के रूप में है। इस बैठक का कोई भी उद्देश्य जो है वो नहीं होगा। ये ट्रेड यूनियन जो हमारे नियोक्ताओं के साथ मिलकर हमें विफल करने के लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से पेंशन भोगियों के पक्ष में कुछ नहीं करेगी जिन्होंने उपयुक्त पेंशन योजना शुरू न करके कर्मचारियों के करियर की शुरुआत से ही निराशा किया हो। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नौकरशाह, कर्मचारी संघों सहित सभी को लगता है कि पेंशन भोगी बाहरी लोग हैं और वे जीवन यापन के लिए तीसरे दर्जे के नागरिक की तरह अपना वेतन कमाने के लिए भारत में हैं। यह स्पष्ट रूप से इन समूहों द्वारा हमारे प्रति सौतेला व्यवहार है, हमारे प्रति इस प्रकार की निर्दयी व्यवहार है। भगवान उनका जो है वो भला करे। सलंत रावल ने आगे इसी के बारे में कहा कि अतीत को देखें, सीबीटी कभी भी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों का पक्ष नहीं लेता है। सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को भिखारी जैसा समझ रही है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार 1000 या फिर 2000 रुपए नकद राशि के रूप में मंजूरी देगी, बढ़ाएगी, घोषणा करेगी कि हमें पेंशन यहाँ पर जो है बढ़ा दी है, लेकिन असल में जो है पेंशन धारकों को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ सीबीटी ईपीएफओ कभी नहीं दे रहा है। तो ये अलग अलग पेंशन धारकों की जो है वो बातें सामने निकल कर आ रही है। तो पेंशन भोगियों ने अब कहा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर नोटा में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके सरकार को सबक सिखाएंगे और ईपीएस पेंशन धारकों की जो ताकत है वो सरकार को दिखाएंगे और अपनी मांगों को मंजूर करवाने के लिए एक और कदम आगे जो है वो उठाएंगे। ये बड़ी बात आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों, उच्च पेंशन पर ईपीएस 95 हायर पेंशन देने में ढिलाई और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेफी का श्रम मंत्री को इसको लेकर बड़ा पत्र सामने आया है। पेंशन और ईएलआईसी क्रियान्वयन समिति की 54वीं बैठक के कई बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट दोस्तों इस पोस्ट के अंदर करवाया गया है। उच्च वेतन पर ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। यह आरोप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर है। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सेफी ने श्रम, रोजगार, युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय पीएफ आयुक्त को पत्र लिखकर पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द जो है न्याय देने की मांग की है। सेफी इस्पात मंत्रालय के द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय संगठन है जो कि यहाँ पर इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में यहाँ पर जो है 20,000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बछोर ने पत्र लिखा कि उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के आदेश के क्रियान्वयन में अनुचित देरी से काफी नुकसान हो गया है। 30 सितंबर को ईपीएफओ के मुख्यालय ईस्ट कदवन नगर दिल्ली में आयोजित पेंशन और ईएलआईसी कार्यान्वयन समिति की 54वीं बैठक में क्रियान्वयन का अवलोकन किया है, जिससे पीओएचडब्ल्यू पर भी चर्चा की गई है। बैठक में क्रियान्वयन की प्रकृति संलग्न की गई है। इसमें 4.4 से 4.9 प्रासंगिक है, जिसका संलग्न से अवलोकन जो है वो किया जा रहा है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से भी पैसा जमा लेकिन पीपीओ जारी नहीं हुआ। कर्मचारी प्रतिनिधि सुक्री मुलेसम ने ये अन्य बातों के साथ ये टिप्पणी की, यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो ये न्यायालय की अवमानना होगी। विशेष रूप से विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कर्मचारियों का मुद्दा उठाया, जहां पर आवेदकों द्वारा मांगी गई राशि जमा कर दी लेकिन 1 वर्ष के बाद भी पीपीओ जारी नहीं किए गए। उन्होंने यहाँ पर एनटीपीसी से लंबित आवेदनों के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जहां तक अभी मांग पत्र जारी नहीं किए गए हैं। भविष्य में मुकदमेबाजी से बचने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत पीपीओ जारी करने के निर्देश जारी करने का भी सुझाव दिया है और पीपीओ जारी करने के समय में समय सीमा तय हो। अतुल सोबती नियोक्ता प्रतिनिधि ने ये पेंशन भोगियों ने मांग राशि जमा कर दी तो पीपीओ जारी करने के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। उन्होंने पीओएचडब्ल्यू मामले में प्रतिदिन ट्रस्ट नियमों के मुद्दे का विश्लेषण किया और शीघ्र समाधान करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कर्मचारियों की कमी में मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की
की बात कही। साथ ही आर करुमाई लायन कर्मचारी प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के POHW आवेदन का गहन अध्ययन के बाद सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सुकरी सम्मेलन कर्मचारी प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया कि उच्च वेतन पर पेंशन से संबंध में कुछ सुझाव प्रतिष्ठानों के मुद्दे पर इस मामले को विशेषज्ञों के साथ अलग से चर्चा करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों पेंशन धारक जो है वो सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि इस तरीके से पेंशन धारकों के साथ न्याय किया जाए। लेकिन जो है अभी तक 4 नवंबर 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसका भी पालन जो है वो केंद्र सरकार और EPFO नहीं कर पाई है और इसी को लेकर पेंशन भोगियों में काफी सारी नाराजगी देखने को मिली और इसी को लेकर सैफी ने जो है वो श्रम मंत्री को यहाँ पर पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।